बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। आज हम सब ईद की तैयारी कर रहे हैं, जानवर खरीद रहे हैं, नए कपड़े खरीद रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, हज की मुबारकबाद दे रहे हैं लोगों को। यकीनन बड़ा दिन है, आज बहुत सारे लोगों ने रोज़ा रखा और इबादतें खुसूसी तौर पर मुनक्किद की गई। मैं यकीनन बस यही आगाज़ में कहना चाहता हूँ, दुआ ज़रूर कीजिएगा, अपने फ़लस्तीनी भाइयों बहनों के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शायद हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, दुआ के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हमें दुआ ज़रूर करनी चाहिए। आज हम जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में गाज़ा जंग बंदी की करारदाद पेश की गई, जिसे एक बार फिर अमरीका ने वीटो कर दिया। वही अमरीका जिसके सदर के लिए वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ कहा, डोनाल्ड ट्रंप इज़ द मैन ऑफ पीस। मुस्लिम ममालिक की जानिब से अमरीका के इस अमल की शदीद मजम्मत की गई। 14 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। ये पटिशन मिस्र, अलजायर, पाकिस्तान और दीगर ममालिक की जानिब से पेश की गई थी। करारदाद की मुखालफत पर पाकिस्तानी मंदूब ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि यह अमल तारीख में याद रखा जाएगा। अमरीका ने दुनिया को खतरनाक पैगाम दिया है। करारदाद वीटो होने से वाज़ेह होता है कि अमरीका इजराइल की पुष्ट पनाही कर रहा है। गजा में जंग नहीं है, यह बात वाज़ेह याद रखिएगा, बल्कि यह एक नस्ल कुशी है जिसे जेनोसाइड कहा जाता है। डेटा के मुताबिक अब तक 58,000 लोग फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। और हम जानते हैं कि इसमें बड़ी तादाद बच्चों की है, खवातीन की है। और कल खलीजी ममालिक में ईद मनाई जाएगी और परसों पाकिस्तान समेत दीगर एशियाई ममालिक में। मगर गजा के लोग ईद कैसे मनाएंगे? क्या मुस्लिम ममालिक और हुक्मरानों को ये एहसास भी है या नहीं, या फिर हम बस नाम के मुस्लिम उम्मा हैं, असल आका अमरीका है जिसको खुश करने में हम सुबह शाम मसरूफ रहते हैं। गजा के निहत्ते मासूम बच्चे, उनकी सिसकती हुई आहें, यकीनन अल्लाह पाक हमसे ज़रूर पूछेगा कि हमने क्या किया। लेकिन एक बात याद रखें कि सवाल ज़रूर होगा, ये मत समझिएगा कि सवाल नहीं होगा। सबसे कमज़ोर ईमान वाले वो लोग हैं जो अपने दिल में सिर्फ आवाज़ उठाएंगे। उससे थोड़े बेहतर ईमान वाले वो होंगे जो अपनी ज़बान से आवाज़ उठाएंगे। और उससे ज़्यादा मजबूत ईमान वाले वो होंगे जो अपने अमल से आवाज़ उठाएंगे, एक्शन भी करेंगे, आवाज़ भी उठाएंगे अपनी ज़ुबान से, दिल में ही बुरा समझेंगे। और आज अगर हम पेट भर के खाना खा रहे हैं, हम ईद की तैयारियाँ कर रहे हैं, और वहाँ पे गजा में इस वक्त 20 लाख से जायद लोग, जिनके सबके घर तबाह हो चुके हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है। अब 20 लाख की आबादी में इजराइल 5 इमदादी ट्रक अंदर जाने देता है, और उन 5 इमदादी ट्रकों में से जो सामान उतरता है उसकी तरसील के दौरान गोलियां चला दी जाती हैं और लोगों को शहीद किया जाता है, और मुस्लिम उम्मा खामोश है, अरब ममालिक खामोश है। ये आप वीडियो देख सकते हैं, ये गुज़िश्ता रोज की है। इस बच्चे को जिंदा निकाला गया इस मलबे तले से, और न जाने कितने बच्चे ऐसे ही जिंदा फंसे रहते मर गए, हम उनको बचा नहीं सके। बहुत सारे लोग इस वक्त दुनिया से ये नहीं कह रहे हैं कि आप सीज फायर कर दें, कह रहे हैं इमदादी सामान तो जाने दें, खाना तो जाने दें। वहां लोग भूख से मर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम ईद की तैयारियां करेंगे, हम हज का खुतबा सुनेंगे, बहुत गौर से सुनेंगे और कहेंगे कि बहुत अच्छी बातें हैं, और दुआ भी करेंगे कि अल्लाह हम पे इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आज जिस इम्तिहान से हम गुजर रहे हैं उसकी हमें आदत सी हो गई, और अब हमें वो इम्तिहान नहीं लगता। इस न्यू नॉर्मल आदत सी है। रोज ही हम नई वीडियोस देखते हैं, बच्चों की लाशें उठते हुए, हम कुछ नहीं कर पाते। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो वीटो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में किया गया, इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल की जानिब से की जाने वाली नस्ल कुशी में सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ी पुष्टपनाही है। अल्लाह ताला हमको हिदायत दे। और इस ईद के ऊपर आप जब भी कोई काम ऐसा करें कि जिससे आपको खुशी हो, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करें, गोश्त खाएं, नए कपड़े पहने, याद रखिएगा फलस्तीनी बहन भाइयों को, उन बच्चों को, क्योंकि शायद उनकी याद के बिना हम अपना फरीजा सही तरीके से ईद पे अदा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इस वक्त वो बड़ी मुश्किल में हैं और हम उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। आज के प्रोग्राम में तफसीलन इस पर गुफ्तगू करेंगे। इज देयर एनीथिंग वी कैन डू, कर सकते हैं। पॉलिटिक्स को भी डिस्कस करना है, सियासी मामलात में हम जानते हैं कि आज
एक्सपेक्ट किया जा रहा था अनीमा खान साहबा की तरफ से कि शायद बानी पीटीआई को रिहाई मिल जाएगी, उम्मीदें थी वो दम तोड़ गई हैं। और हम ये जानते हैं कि इमरान खान अपनी चौथी ईद भी अब जेल में ही गुजारेंगे। तहरीक इंसाफ के बाद हल्के ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि ईद से कबल इमरान खान रिहा हो जाएंगे। उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। इमरान खान अगली ईद भी अडियाला में मनाएंगे या नहीं, टाइम विल टेल। लेकिन 4 ईदें तो उनकी अब गुजरेंगी अडियाला जेल में। क्या इस बार अडियाला में इंतजामिया उनको ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त देगी? लास्ट टाइम बताया गया था कि छोटी ईद पर सिक्योरिटी के रिस्क बना वजह से उनको ईद की नमाज अदा नहीं करने दी गई थी। और हम ये भी जानते हैं कि पीटीआई दूसरी जानिब बड़ी एहतजाजी तहरीक की कॉल दे रखी है उन्होंने, और जिसकी क़यादत इमरान खान कहते हैं कि वो खुद जेल से करेंगे। इस तहरीक के बारे में वो पहले भी बता चुके हैं कि मैं किसी को इस्लामाबाद की कॉल नहीं दूंगा। उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगा, गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। यकीनन बहुत कुछ जो मैंने आज डिस्कस करने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद अली सरफराज साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। PMLN से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया बलोच साहब आपके वक्त के लिए। शाहिदा रहमानी साहिबा फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शाहिदा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह आपके वक्त के लिए। मोहम्मद अली सरफराज साहब, यकीनन मैं चाहता हूँ कि आज हम इसके ऊपर बात करें कि क्या हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए कुछ कर सकते हैं, क्या हम उन्हें खाना पहुंचा सकते हैं। वजीर आजम कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप इज द मैन ऑफ पीस, वही ट्रंप जिसका अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो कर रहा है जंगबंदी के हवाले से। ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इसी को मुनाफिकत कहते हैं हम दीन में। आपकी राय सर, क्या हम कुछ कर सकते हैं? मोहम्मद अली सरफराज साहब। जी तला साहब आपका आज का जो इंट्रो था मुझसे तो खैर वही सुना नहीं गया। हम लोग अब बड़ा तकलीफ दे अमल है रोज़ाना जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं। आपने ख़ास तौर पे आज जो ध्यान दिलवाया इस तरफ और जिस तरीके से आपने सारी बात को एक्सप्लेन किया वो बड़ा टचिंग था। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम ये है मुस्लिम उम्मा की कि हम लोग अपने साथ खुद भी सिंसेयर नहीं हैं। मेरे ख्याल में मुसलमान ममालिक सारे अगर इकट्ठे होकर इस मामले के ऊपर अगर उनमें भी कोई यूनानिमिटी हो तो यकीनन हम कुछ ना कुछ प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो डोनाल्ड ट्रंप से ये बात तो की जा सकती है कि जंग बंदी तो एक तरफ, जैसे आपने बात की, खाना पहुंचाना ये तो एक बड़ी लेजिटिमेट डिमांड है, और अगर इसको सही तरीके से कोई करने वाला लीडर हो और अच्छे तरीके से इस बात को टेबल पे रखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी ग्राउंड के ऊपर इस बात को डिनाई किया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे अपने अंदर ही जान नहीं है, हम प्रेशर बिल्ड करना चाहते ही नहीं हैं, और 2 दिन फ़लस्तीन की बात करते हैं, उसके बाद ये मैटर सारा पसे पुश चला जाता है। जब कोई बुरी खबर आती है, जब कोई कत्लो गारत की वीडियो ज़्यादा आती हैं, 4 दिन हम बड़े परेशान होते हैं, उसके बाद फिर हम अपने लोकल इश्यूज़ में लग जाते हैं और हम फ़लस्तीन को बिल्कुल भूल जाते हैं। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट्स कैन प्ले अ रोल। मुसलमान ममालिक, और पाकिस्तान एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान अगर एफर्ट करे तो डेफिनेटली वी कैन मेक अ डिफरेंस। वेल सेड मेरा सर, तो यही है। वेल सेड सर। शाहिदा रहमानी साहब, आपके नजरिया मैडम, हम क्या कुछ कर सकते हैं उनको खाना पहुंचाने के लिए मैडम? हाँ, बहुत शुक्रिया तलवा साहब। देखिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर एक तरफ ईद कुर्बा है, सुन्नत इब्राहिमी है, और दूसरी तरफ फलस्तीन जो है वो जल रहा है, तबाह हो रहा है। और सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह कि कल जब जंगबंदी की करारदाद पेश की और पाकिस्तान ने करारदाद पेश की उसमें, तो आपने देखा कि उस सब वीटो कर गया अमेरिका, और जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमल था कि जो अमन का चैंपियन बनता है, जो सारी दुनिया में जमहूरियत और अमन और पीस की बात करता है, लेकिन जब यहाँ बात आई और मासूम बच्चे, जो कि आप देखें कि एक बहुत बड़ी थाउजेंड्स ऑफ बच्चे जो हैं वो इसमें शहीद हो चुके हैं, और उन बच्चों की जो हालत दिखाई जा रही है, जो सोशल मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो देखा नहीं जाता। और आप यकीन करें, दुआ के लिए तो हर वक्त एक दुआ निकलती है और एक बद्दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला इसराइल को और इसके पुष्पनाही करने वाले ममालिक को तबाह बर्बाद कर दे। जिस तरह से वहां मासूम बेगुनाह बच्चों पे, मासूम शहरियों पे, बुजुर्गों पे, खवातीन पे जिंदगी तंग कर दी गई है। ना सिर्फ तंग कर दी गई है, बल्कि वो अगर दुनिया में कहीं पे भी जंग में ये असूल नहीं होता कि अगर कोई किसी को खुराक पहुंचाई जा रही है या कोई अमन का शेल्टर लेना चाहता है, तो उसको वहां पर कतार में लगे हुए लोगों के ऊपर बमबारी कर देना, उनको टारगेट कर देना, उनको जिस तरीके से फायर करके वहां पे उन्हें खत्म कर दिया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। और आज तो वैसे भी हज का खुतबा हुआ, उसमें भी दुआएं की गई और दुआएं ही हम कर रहे हैं।
और इसके अलावा अमली इकदाम की जब बात आती है तो ये सुपर पावर अमेरिका बना हुआ है, वो जो चैंपियन भी बन रहा है अपने आप को, वो जब वहां वीटो करता है तो पाकिस्तानी सफीर का भी बड़ा शदीद रद्द अमल आया। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अमेरिका में बैठकर जिस तरह मोदी को और उसके बाद नेतन्याहू को उन्होंने टारगेट किया, और वो उसके ऊपर अभी वो वहां बैठे हुए हैं और उसके ऊपर ना सिर्फ बातचीत हो रही है बल्कि हम वो मुस्तकिल जो है इसराइली बर्बरियत को भी कंडेम कर रहे हैं और वहां बैठकर अमेरिका की तवज्जो दिला रहे हैं कि जी इसके ऊपर जो है आप फिलफौर जो है अमन की तरफ आए। दुनिया में जंग जो है, जंगे जो है वो तबाही के दहाने पे ले जाती है। ना तो हम जंग चाहते हैं और ना ही हम जंग के ख्वाह हैं। हम तो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में पीस हो, अमन हो, और इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। आज जबकि मुसलमानों का सबसे बड़ा दिन है, आज अरफा का दिन है, अरफात का, और आज हज का दिन है, तो इस्लाम तो है ही रिलीजन ऑफ पीस। लेकिन जिस तरीके से हमें साबित किया गया, लेकिन आज दुनिया ने देखा कि सबसे बड़ा दहशतगर्द कौन है और दहशतगर्दों का प्रोटेक्टर कौन है, और ये सारी दुनिया के सामने आया है। इसमें कोई अब ढकी छुपी बात नहीं कि दुनिया के तमाम ममालिक एक तरफ हर एक चाह रहा है, चाहे वो किसी भी मजहब का है, वो किसी, लेकिन अगर एक इंसान है तो ये नहीं, वो कोई भी नहीं दे सकता कि वहां इस तरह का कत्ले आम हो। बिल्कुल सही कहा आपने शाहिदा साहिबा, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। और मैं बलोच साहब आपकी तरफ इसी बात को लेकर आऊंगा कि यहाँ फलस्तीनियों का कत्ले आम नहीं है, सिर्फ यहाँ इंसानियत का कत्ले आम है। ह्यूमैनिटी इज डेड ओवर हियर। यहाँ पे वो कहते हैं ना कि जहन्नुम से भी बुरे हालात हैं। बलोच साहब, मेरे सामने आज एक वीडियो आती है जिसमें मैं देखता हूं कि जमीन के ऊपर आटा गिरा हुआ है और वहां पे बेचारे बच्चे ईद पे शायद रोटी बनाने के लिए जमीन से आटा समेट रहे थे, और वो उस आटे से अपनी रोटी बनाएंगे, थोड़ी सी मिट्टी आ जाएगी तो कोई मसला नहीं है। और कोई भी मुस्लिम मुल्क ऐसा नहीं है जो इस वीटो के बाद खड़ा होकर बोले कि हम अमेरिका से अपने ताल्लुकात मुनक़ता करते हैं इस वीटो की वजह से। कोई भी मुसलमान मुल्क ऐसा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ी अलमनाक तस्वीर है इन सारे वाकयात की, और जाहिर है जब आप जिक्र कर रहे थे और कोई भी जिक्र करता है यहाँ पर सियासत से हट के, तो मैं समझता हूँ कि अल्फाज का जखीरा और चुनाव कम पड़ जाता है। और बिल्कुल ये एक जुल्म की एक बड़ी तवील दास्तान है, एक ऐसी रात है जो थमने का नाम नहीं ले रही। और जाहिर है पाकिस्तान ने जो करारदाद पेश की, चले जिस तरह से भी है, एक कौम की हैसियत से पूरी दुनिया के अंदर, खित्ते के अंदर जितना हम रोल अदा कर सकते हैं, उस लिहाज से फिर भी मैं समझता हूँ कि हमने एक करारदाद पेश की। और कोशिश यही है कि ताकि जो वहाँ के मजलूमीन हैं उन तक खुराक की रसाई पहुँच सके, जंगबंदी हो, अमन से ढूंढा जाए। लेकिन ये तो एक हकीकत है ना कि देखें, जब आप जिस तरह से आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात कोट की, जाहिर है आप दुनिया में बैठे हैं, जहां पर वो अमन की बात करते हैं वहां पर उनकी तारीफ भी होगी, और जहां पर वो अमन को वो सोबताज करते हैं तो वहां पर खुद हमारे पाकिस्तान के नुमाइंदा ने बात की और उस पर अपना रिएक्शन जाहिर किया। तो ये तो एक बड़ी अलमनाक तस्वीर है फलस्तीन की। मैं आपकी बात से 100% इत्तफाक करता हूँ कि पूरी मुस्लिम उम्मा की जितनी भी हमारी हुकूमतें हैं, उनको आपस में मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कोई मीटिंग कॉन्फ्रेंस बुलाकर एक मुतफिका लाया अमल बनाना चाहिए। एक पूरी दुनिया के अंदर इस चीज को उजागर करना चाहिए कि इस जुल्म को अब बंद होना चाहिए। और इसके बाद क्या ये बात शहबाज शरीफ साहब की प्रायोरिटी में शामिल है या नहीं, लग नहीं रहा बलोच साहब? नहीं, देखें, वो आप बड़ी आसान बात है, ये एक पूरी उम्मत का मसला है, अकेले पाकिस्तान का नहीं है। और ये भी पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है और मौजूदा हुकूमत को जाता है जिन्होंने ये करारदाद पेश की है। अगर मैं ये कहूँ कि आपको इस चीज की तकलीफ नहीं, आप अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, तो मेरा ख्याल है कि ये सवाल आपके लिए भी तकलीफ दे और मुश्किल है और मेरे लिए भी। नहीं, मैं सबूत दूंगा वज़ीर आज़म, मैं ये चाहता हूँ और हर पाकिस्तानी ये चाहता है। उसमें फलस्तीनियों की राय भी बड़ी अहम है, वहाँ की भी तंजीमें हैं और बहुत सारी ऐसी भी आपको पता है। सर, फलस्तीनी जिंदा रहेंगे तो उनकी राय होगी ना, वो तो अभी जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, वो तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे तो राय कहां बचेगी? देखें, वो आपकी और मेरी नुमाइंदगी वही लोग करते हैं जो पार्लिमान के अंदर बैठे हुए हैं, जो सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं। वहां पर मेरी नुमाइंदगी नहीं करते सर, वो मेरे मसले नहीं उठाते हैं, मेरी नजर में वो अपने मसले उठाते हैं बलोच साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट।
आपको जरूर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके उस फॉरम पे अल्लाह ताला आपको पहुंचाया जाना चाहिए ताकि आपकी आवाज भी उस फॉरम तक पहुंच सके, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, तरीका वही है। ठीक सर। और कोई भी वो मतलब है कि सिंगल आदमी इस तरह से नहीं। मैं तो आपकी बात की तायीद कर रहा हूँ कि पूरी मुस्लिम उम्मा की जितनी भी हुकूमतें हैं उनको मिलकर इस पर कोई मुश्तरका लायामल बनाना चाहिए ताकि ये जुल्म की रात थमे। और ये बड़ी अलमनाक दास्तानें हैं और इसमें हम इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर जो भी हिस्सा डाल सके वो कम है। और यकीनी तौर पर हम आज की दुनिया में भी जिस तरह से आपने कहा है, आवाज उठाकर दिल में बुरा कहें या आवाज उठाकर कहें या माली इमदाद करके कहें, हमें अपना बाहैसियत मुसलमान हर बंदे को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और हर बंदा जो है इस मामले में अपने खुदा का जवाब दे है, मीडिया का जवाब दे नहीं है, दुनिया का जवाब दे नहीं है, अपने खुदा का और अपने ज़मीर का जवाब दे। और मैं समझता हूं कि जहां कहीं भी हमें कोई किरदार अदा, हमारी हुकूमत को कोई किरदार अदा कर सके, हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कर सके, पूरी मुस्लिम उम्मा और पूरी मुस्लिम उम्मा के साथ साथ पूरी हमारी जो हुकूमतें हैं मुस्लिम उम्मा की, वो कोई किरदार अदा कर सके तो वो जरूर करना चाहिए। बहरहाल हमने अपनी जिंदगी में जुल्म की ऐसी दास्तानें सुनी होंगी, शायद देखी नहीं है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि ये हमारी आंखें रोज बिल्कुल ये चीजें देखती है। और अल्लाह करे कि ये जो शब है जुल्म की ये ढल जाए और वहां पर अमन कायम हो जाए। जाहिर है किसी भी, मैं समझता हूँ कि इसमें चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो कोई हो, उनका जो ये किरदार है बिल्कुल इसमें वो एक्सपोज हो चुके हैं। वो इसराइल के साथ है, यही इसराइल है जिसने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान पर भी शब खून मारने की कोशिश की, जहां पर अल्लाह ने हमारी मदद की और उनको मुंह की खानी पड़ी और उस मार्का हक में अल्लाह ताला ने हमें कामयाब राइट सर। एक ब्रेक का मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ पर भी अल्लाह की मदद पहुंचेगी। और अभी तो वो जामे शहादत नोश करते हैं और मैं समझता हूँ कि वो सीधा जन्नत की हवाओं में जाते हैं अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ। लेकिन अल्लाह करे कि ये दुनिया के जो सख्तियां ये भी उनसे हट जाएं और वहां पर अमन हो। लेकिन इसमें अमेरिका, इसराइल, जितने भी ममालिक है, मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल सिंसियर नहीं। और खास तौर पर जिस तरह से वीटो किया गया है उसमें तो उनके बिल्कुल नजरियात खुलकर सामने आ। इमरान खान की चौथी ईद इस दफा होने जा रही है अडयाला जेल के अंदर। छोटी ईद के ऊपर गुजरी हुई पे उनको ईद नमाज अदा नहीं करने दी गई थी, सिक्योरिटी की बुनियाद बनाकर। इस दफा उन्हें अदा करने दी जाएगी, नमाज नहीं करने दी जाएगी। और क्योंकि आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 5 जून है, अलीमा साहिबा ने कहा था कि 5 जून इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं, तो वो उम्मीदें दम तोड़ गई हैं, अगली तारीख मिल गई है। लेकिन ये है कि उनको तारीख तो मिल गई जिसकी वो शिकायत करती थी अलीमा साहिबा की, तारीख ही नहीं लग रही इमरान खान के केसेस की। सरफराज साहब, आपकी नज़र में मजीद कितनी ईदें गुजरेंगी इमरान खान की जेल में? और जो केस सुना जा रहा है इस वक्त 190 मिलियन पाउंड की जो सजा है उसके खिलाफ पिटीशन सुनी जा रही है, उसमें आपको कितनी उम्मीदें हैं अगली समात में कुछ होगा? क्योंकि 5 जून की जो उम्मीदें थी वो तो दम तोड़ गई। सरफराज साहब। ताला साहब देखें, ये जो केस है ना, इट्स एन ओपन एंड शट केस। ये अपनी नौयत का पहला केस है जो पाकिस्तान में चलाया गया है, जिसके अंदर पैसे अदालत के अंदर पड़े हैं। यूके की क्राइम एजेंसी ने पैसे भेजे हैं, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के अकाउंट के अंदर पड़े हैं। और ये इस केस को सिर्फ इसकी सुनवाई करने के लिए पाकिस्तान की सारी के पार्लियामेंट के मेंबर्स, सूबाई असम्बलियों के मेंबर हर तारीख पे अदालत के बाहर हम सड़क पे खड़े होते हैं और हम डिमांड करते हैं कि हमारा केस सुना जाए। पिछली तारीख पे द मोस्ट आयरनिकल थिंग वाज कि हम सारे पंजाब के MPs भी हमारे यहाँ मौजूद थे और हम जब हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे तो हमें पता लगा कि कल रात को कॉज लिस्ट में से केस ही निकाल दिया गया और आज हमारे केस की हियरिंग है ही नहीं। हालांकि हम कहने ये गए थे कि इसको ज़रा एक्सपेडाइट करें। जब पता लगा कि मेंबरान असेंबली शायद हाई कोर्ट के बाहर आएंगे और आके प्रोटेस्ट करेंगे कि खुदा के वास्ते कोई इंसाफ नाम की चीज़ उस मुल्क में रहने दें, तो आगे से ये पता लगा कि कॉज लिस्ट में से केस ही निकाल दिया गया। आज जब वकील आए, सरकारी वकील, उन्होंने कहा कि जी हमारी तैयारी ही नहीं है। हालांकि उनको बड़ी देर से ये केस बार बार पोस्टपोन होता जा रहा है और उसके बाद आज तारीख दे दी गई। 1 सेकंड में जज साहब ने कहा कि ठीक है जी अगली तारीख, और आज भी हम इसी तरह वहाँ से होकर वापस आ गए। देखें, इंसाफ का जो हाल इस मुल्क में हुआ है ना 26वीं अमेंडमेंट के साथ, वो आपके सामने जो अभी मैं मादरत के साथ कहूँगा, पहले जो भी आप बात कर रहे थे ना गाजा की, उसमें भी एक ओपिनियन ज़रूर दुनिया के में
घूमता फिरता है। और आपने भी सुना होगा कि इमरान खान शायद इस वक्त पाकिस्तान का वजीर आज़म नहीं होना चाहिए था अगर गाज़ा में ये एट्रॉसिटीज़ होनी थी, क्योंकि शायद वो किसी को सूट ना करता। ये आपने भी सुना होगा, हम भी सुनते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा हैं। किसी भी सिचुएशन के अंदर फिर जो इस मुल्क को जिस तरफ को ले जाया जा रहा है, मुझे नहीं पता इन चीज़ों के पीछे क्या एजेंडा है। खान साहब के केसेस आप ईदें पूछते हैं, अब केस तो वो सुनने से काबिल नहीं, और केस तो ये तो आज से बहुत सारे महीने पहले इस केस में इनका मियाँ नवाज शरीफ साहब के केसेस, जिनमें पैसे इनके ऊपर जो नयाब के केसेस थे, जिनमें बहुत ज़्यादा गबन भी थे, बहुत सारा प्रूफ्स भी थे, कन्विक्टेड भी थे, जिनमें एक्चुअली पैसों का खुर्द-बुर्द था, वो केसेस तो रेड कार्पेट वेलकम दे के ख़त्म कर दिए गए। और ये वो केस है जिसमें 1 रुपए की कोई बेनिफिट ना खान साहब को दिया गया ने लिया है, ना बुशरा बीबी ने लिया है। हुकूमत पाक कैबिनेट केस से कोई ताल्लुक ही नहीं था, और ये बिल्कुल केस के पल्ले कोई चीज़ ही नहीं है। उस केस को अब लटकाया जा रहा है। अब उसके अंदर ये तो सारी प्लानिंग की बात है कि सोचा क्या गया है इस मुल्क को आगे अब कैसे लेकर चलने का प्लान है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान को एक जंग का था, कल भी मैं एक टॉक शो में बैठा था और मैंने बड़े अफसोस का इजहार किया कि उस जंग के दौरान हम अगरीब पार्टी थे, पीटीआई आपके सामने था, खान साहब को जेल में नाहक रखा गया, हमारे बहुत सारे लीडरान जेलों में गल रहे हैं, हमारे कारकुनान पे पर्चे, सब कुछ। उसके बावजूद जब इंडिया और पाकिस्तान का मामला बना तो क्या बिहेवियर था पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, किस तरीके से हमने एक ऐसे वजीर आज़म की तकरीर कौमी असम्बली में बैठ के ना सिर्फ सुनी, उसको अप्रिशिएट भी किया, और खुद से स्पीकर साहब के साथ जब हमारी बात हुई तो हमने वेलकम किया कि शहबाज शरीफ साहब को हम वजीर आज़म के, हम तो उनको MNA भी नहीं मानते, और जिस तरीके से वो आए हैं हम सारी दुनिया वाकिफ है इस बात से। लेकिन आज इंडिया और पाकिस्तान का मामला है, आज उनको कहें कि असेंबली के अंदर से आके एड्रेस करें टू द नेशन एंड वी विल सपोर्ट हिम इन दिस नेशनल कॉज, पर हमने किया। उन्होंने भी तारीफ की। हमारा ये ख्याल था कि इस मामले के बाद कोई ना कोई मामला सीधे होने की तरफ चलेंगे, बिकॉज पाकिस्तान कोई एक्सटर्नल चैलेंजेस अब खत्म नहीं हो गए। UN के अंदर हम पाकिस्तान को बात करता तो किस तरीके से वीटो हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान अपने आप को किसी जगह पे भी मनवाने वाली पोजीशन में, उस तरह हम लोग शहबाज शरीफ साहब से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये कोई भी काम कर सकेंगे आने वाले वक्तों में। पूरी कौम आपसे इत्तेफाक करेगी कि एक्सटर्नल चैलेंजेस के साथ साथ हमें अपने इंटरनल चैलेंजेस भी खत्म करने होंगे। शाहिदा साहिबा, आप एक ऐसी जमात, I'll come back to you, सरफराज साहब, allow me सर, प्लीज सर, और 2 मेहमान नाराज हो जाएंगे। शाहिदा साहिबा, आप एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिसके लीडर को फांसी पे लटकाया गया, जिसके लीडर को धमाके से शहीद किया गया, दोनों साबिक वजीर आजम थे। हम जानते हैं कि इस वक्त इमरान खान की 4 ईदें गुजर गई हैं जेल में, और ये भी हम जानते हैं, फैक्ट है पाकिस्तान में कि जब सियासतदान जेल काटता है तो उसका सियासी स्टेचर, मकाम, इज्जत, रुतबा बढ़ जाता है कि इसने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और इस वक्त इमरान खान के सिंपैथी वोट में भी इजाफा हो रहा है। जितना वक्त वो जेल में रहेंगे लोग कहते हैं वो निकलेंगे मंडेला बन जाएंगे। आपकी नजर में ये सूरत हाल कितनी संगीन है मैडम? देखिए, जैसे आपने अर्ज किया अभी कि हम तो सबसे ज्यादा विक्टिम है, इन्हीं अदालतों ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को नाकर्दा गुनाह में तख्ते दार तक पहुंचा दिया, और ना सिर्फ उनको बल्कि हमारे बहुत ज्यादा वर्कर्स फांसी पे चढ़े और 70,000 से ज्यादा वर्कर्स ने कोड़े खाए हैं। पीपल्स पार्टी का नामो निशान जो है वो जनक ज़िया ये चाहता था कि खत्म हो जाए और उसका कोई नाम लेवा ना हो, लेकिन आपने देखा कि जब बीबी शहीद इस वतन वापस आई तो लाखों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और उसके बाद वो इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बनी। फिर यही विक्टिमाइजेशन जो है शहीद मोहतरमा के साथ रही, उनको इख्तिदार से बार बार बेदखल किया जाता था और उन्होंने कहा कि 90s के इलेक्शन चुराए गए, और फिर यही नहीं बल्कि उन पे झूठे केसेस बनाए जाते रहे। रोजाना अदालत, मैं आपके सवाल पे ही आ रही हूँ, और उन्हें भी शहीद कर दिया गया, उनके भुट्टो खानदान को शहीद कर दिया गया इसी अदालतों की विक्टिमाइजेशन में। तो देखिए, हम नहीं चाहते कि फिर भी आप अदालतों का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, आपने अदालतों के अंदर कोई बेहतरी नहीं लेकर आए जबकि आपके लीडर्स को शहीद किया गया। देखिए, उस वक्त भी जब हम मिसाक़े जमहूरियत में गए, जब भी हमने उस वक्त के नवाज शरीफ साहब एक चूंकि बड़ी पार्टी के लीडर थे, उनसे कहा कि अदालतों को बेहतरी के लिए हमें काम करना चाहिए, वो उस वक्त एग्री नहीं हुआ। ये था कि आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे, और 26वीं अमेंडमेंट का मकसद भी ये था कि अदालतों में जो मोनोपोली है, जो जजेस अपनी मर्जी के पूरी लेकर आ जाते हैं, तो उसको खत्म करके मुख्तलिफ सारे सूबों की नुमाइंदगी भी हो, और यही वजह थी कि इसको 26वीं अमेंडमेंट की गई। लेकिन आपने देखा कि 2008 से 13 तक जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, तो
हमारे दौर में कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुई, कोई सियासी असीर नहीं हुआ। लेकिन जब 2013 से 18 देख लें, 18 से फिर 23 तक का जो दौर, 22 तक का देखें, तो उसमें तमाम तर हर एक की ये ख्वाहिश होती थी कि अपोजिशन को जो है जेलों में मेरा बंद किया सवाल जाए। आज का है, मैं तो आज भी ये बात करती हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी यही है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को खत्म किया जाए सबके लिए। मैडम बोलने से क्या होगा, कुछ करना पड़ता है ना। आप लोग सिर्फ जबानी गोलियां चलाते हैं मैडम, करते कुछ नहीं है, करना भी चाहिए। नहीं, देखिए हमने 26वीं तरमीम करके अदालतों को बाइख्तियार बनाने की कोशिश की। हमने आईनी जो आपने देखा बेंचेस बनाए, और सबसे पहले जो इख्तिलाफ था पीटीआई, हालांकि पीटीआई को भी एग्री किया, उस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत ज्यादा मुतारिक थे, जेयूआई को भी एग्री किया, और जब ये कोर्ट बनी और फिर इन्होंने मुखालफत की, पहले एग्री किया फिर मुखालफत की, और सबसे पहला केस इमरान खान साहब का दुनिया में अदालतें हमारी अफगानिस्तान के बराबर हैं। आपकी 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी हम कोई जस्टिस इंडेक्स में मैडम ऊपर नहीं चले गए, या फिर कोई 25 लाख पेंडिंग केसेस खत्म नहीं हो गए, तो इसलिए 26वीं आईनी तरमीम से आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ है। सियासी जमातों का फायदा सियासी जमातों को हुआ है। एग्जैक्टली, लेजिस्लेशन करें, बेहतरीन काम करें। अब ये काम है जजिस का कि वो जो है अर्ली जस्टिस। सरफराज साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आपकी बात में, जल्दी से सरफराज साहब, एक जुमला। बलोच साहब इंतजार कर रहे हैं। तला साहब, मार्शल लॉज पीपल्स पार्टी को खत्म नहीं कर सके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बलोच साहब आने दे, बलोच साहब आने दे, वक्त कम है। बिल्कुल ठीक। 26वीं अमेंडमेंट करके नून लीग के साथ मिलके इन्होंने पीपल्स पार्टी को भी खत्म खुद किया है, और नून लीग ने अपने आप को खुद खत्म किया है। बिल्कुल ठीक। ये आइन सारी कानून। अच्छा, फिर आगे बढ़ने दें। बलोच साहब इंतजार करें। अली गौर बलोच साहब मुझसे नाराज हो जाएंगे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वो रूलिंग पार्टी को बिलोंग करते हैं, मुश्किलात हो जाएंगी मेरे लिए। बलोच साहब बताइए, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान को जितना जेल में रखेंगे उतना उनका स्ट्रेचर बढ़ता जाएगा? नहीं, देखें, ये वही नेल्सन मंडेला है जिसने जब अमेरिका में तकरीर की थी तो मुंह पे हाथ फेरा था कि मैं फलां के एसी बंद कर दूंगा। ये वही नेल्सन मंडेला है जिसने बदनामे जमाना राना सनाउल्लाह के पास मंशियात का झूठा मुकदमा बनाया था। ये वही नेल्सन मंडेला है जिसने फलियार तारपुर को रात की तारीकी में घर से घसीट कर जेल के अंदर भेजा था। ये वही नेल्सन मंडेला है जिसने कि अपने सियासी मुखालफीन को, हत्ता के मरियम नवाज साहिबा को उनके वालिद के सामने जेल के अंदर से गिरफ्तार करवाया था। ये वही नेल्सन मंडेला है जिसके दौर में नवाज शरीफ जब जेल के अंदर था और उनकी अहलिया बिस्तरे मर्ग पर थी और वो रिक्वेस्ट करते रहे कि मुझे उनकी मिजाज पुरसी के लिए मेरी फोन पे बात करवा दे, तो सुप्रीडेंट ने कहा था कि आई एम सॉरी सर, मैं आपकी बात नहीं करवा सकता, मैं मजबूर हूँ। ये वही नेल्सन मंडेला है शायद जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और आपको याद होगा कि ये वही नेल्सन मंडेला है जिसके दौर में कश्मीर, जिसको कि हम मकबूजा कश्मीर बोलते हैं, उसको इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया गया, और इसने मतलब है कि कोई एक लफ्ज कश्मीर के हक में ना बोला। और मोदी उस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो चक्कर लगा रहा था और दुनिया को कायल कर रहा था कि उसने अच्छा इकदाम किया है। इसका वजीर खारजा मुल्तान में खड़े होकर एक मीडिया टॉक किया करता था हर जुमे के दिन दरबार शरीफ पर खड़े होकर। हम जानते हैं ये लोग कौन हैं। ये वही लोग हैं जो आरटीएस सिस्टम की पैदावार थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने अल कादिर ट्रस्ट जैसे, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख के संगीन और सबसे बड़े जो करप्शन का केस है वो इनके सर है। ये वही लोग हैं जिन्होंने तोशा खाना को भी लूटा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने तोशा खाना की जेली रसीदें भी ब्रेक आ गई है बलोच साहब के सामने पेश की हैं। तो ये इधर आइन कानून और उसके भाषण ना दे बैठकर। बिल्कुल हम जानते हैं कि ये इनका अपना किरदार क्या था और किस तरह से ये उस वक्त ट्रंप की शान में कसीदे पढ़ा करते थे, वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। अब भी इनके मामलात अदालतों के अंदर हैं। हम आज भी कहते हैं कि जिन लोगों ने 9 मई के वाकयात किए हैं उनको करार सजाएं होनी चाहिए। हो रही हैं। उन्होंने हुकूमत को और रियासत पर हमला किया, उन्होंने दहशतगर्दी की है, बिल्कुल रियासती इदारों के ऊपर दहशतगर्दी। 2 साल से इमरान खान जेल में है, अगले 6-7 साल भी लगता है रहेगा। इस खित्ते से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बड़ा अहम फॉर्मूला सामने रख दिया है। फॉर्मूला ये है कि अगर ISI और रॉ साथ बैठ जाएं टेबल पे तो इस खित्ते से दहशतगर्दी खत्म हो सकती है। ऑब्वियसली जो भारत की में दहशतगर्दी, जो प्रॉक्सी वॉर की जा रही है, जहां ईरान के जरिए दहशतगर्दों खरीद के हमले कराए जाते हैं, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों खरीद के ट्रेनिंग कैंप्स बना के हमले कराए जाते हैं, तो ऑफ कोर्स ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, फॉर्मूला तो बिल्कुल पॉजिटिव है और मैं समझता हूं अच्छा फॉर्मूला भी है। लेकिन क्या ये पॉसिबल भी है, इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं।
शाहिदा रहमानी साहबा, क्योंकि आपके लीडर ने ये फॉर्मूला दिया है, वैसे मेरी नज़र में तो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, लेकिन बहुत कम मुझे नज़र आ रही है। आपकी नज़र में प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस फॉर्मूले पे अमल भी हो पाए? शाहिदा साहबा। देखिए, चेयरमैन साहब ने जिस तरीके से ये फार्मूला दिया, ना सिर्फ ये दिया बल्कि उन्होंने अमेरिका में बैठकर मोदी को, नेतन्याहू को उनकी बताया कि वो क्या है। उसके बाद उन्होंने कहा अगर, चूंकि मैं अमन का पैगाम लाया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि खित्ते में, दुनिया में अमन कायम हो, और पाकिस्तान स्पेशल, जो पाकिस्तान और भारत का मामला है इस वक्त, जो आप देख रहे हैं कि जो सिचुएशन है और जो गुज़िश्ता माह जो कुछ हुआ वो सब हमारे सामने, और अभी भी भारत ने जो है वो पानी, जो सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। चाहते तो हम भी जंग शुरू कर सकते थे, लेकिन हम अपना अमन का पैगाम लेकर गए चेयरमैन साहब। उन्होंने दुनिया को ये बताया कि हम चाहते हैं कि अब मेरे सवाल पे आ जाए मैडम, टाइम कम है। और उस वक्त जो है उन्होंने ये जो कहा कि ISI और रा के दोनों हमारी जो एजेंसीज हैं उनको बैठना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, KP में हो रहा है, या पाकिस्तान के किसी भी सूबे में, चाहे कराची में हो, उसमें हमेशा रा के और ये कुलभूषण यादव, वो इस तरह के बहुत सारे लोग जो हैं वो मिलते भी हैं और वो हम अमली शक्ल में। तो उसके लिए हम ठीक मैडम वक्त कम है मैडम, आई एम सॉरी, मैं आपको मजीद टाइम दे नहीं सकता। अली गौहर बलोच साहब, आपकी नजर में प्रोबेबिलिटी कितनी है ये होने की, सर, जो बिलावल साहब ने कहा है? जी देखें, बिल्कुल ये उनकी तजवीज़ मुनासिब है, लेकिन जाहिर है कि जिस तरह से इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। कुलभूषण यादव वाली बात हो जाए, दीगर हो जाए, हमारे KPK के अंदर, फाटा के एरिए के अंदर, उसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर, हर जगह पर मैं समझता हूँ कि रा भी मुलव्वस है। भारत की ख़ास तौर पर मौजूदा हुकूमत जो है, जिसके वज़ीर आज़म जो हैं वो मोदी साहब हैं, वो खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। ख़ास तौर पर ये जो इन्होंने ड्रामा पिछले दिनों रचाया और जो इंडिया में वाकया पेश आया, उसमें आज तक कोई सबूत नहीं ला सके और आज तक ये किसी एक बंदे को पकड़ नहीं सके और पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी। वो तो सिर्फ एक इनका इलेक्शन स्टंट था और हो सकता है कि वो खुद ही ड्रामा इन्होंने रचाया हो। और जाहिर है कि हमें अपनी सरहदों की हिफाजत करनी, अपने सरहदों का निजाम मुमकिन है ISI रॉ एक टेबल पे बैठ जाएं? हमारे क्या मुमकिन है सर? पॉसिबिलिटी है? आप क्या कहेंगे, 50-50 चांस है? नहीं, देखें, मैं समझता हूं कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं और हम तमाम पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक चाहते हैं और हम किसी मुल्क का अमन खराब नहीं करना चाहते। उसके लिए आज या कल सबको मिलके बैठना तो होगा। अगर हम इन इश्यूज को एड्रेस करना चाहते हैं। टाइम का मैं सॉरी बलोच साहब, आई अपोलोजाइज, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। सरफराज साहब, योर व्यूज ऑन इट? ताली दोनों हाथों से बचती है। पाकिस्तान ने तो अपना 50% डाल दिया है, क्या रॉ भी तैयार हो पाएगा कभी, आपके ओपिनियन में सरफराज साहब? सर मेरे लिए ये उसी तरह का बयान है जिस तरह नवाज शरीफ साहब जंग के डिज़ाइनर थे, उसी तरह बिलावल भुट्टो साहब ने एक नया प्लान दे दिया। उन्हीं को पता होगा ये कैसे काम करेगा। मैं आपसे थोड़ा सा टाइम चाहता हूँ। मेरे भाई ने यहाँ पे PTI के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर एक करप्शन की बात की थी। मैं सिर्फ एक आपके सामने फैक्ट्स रखना चाहता हूँ, उस पर मैं कमेंट ही नहीं करना चाहता। वो फैक्ट्स ये हैं कि इनको मैं बताना चाहता हूँ कि 460 अरब रुपए बैरिया टाउन वालों ने, बिलावल साहब ने जो 16,000 एकड़, ये जो बात करते हैं ना मलिक रियाज को इमरान खान से जोड़ने की और 190 मिलियन पाउंड के केस के ऊपर सारे पाकिस्तान में चर्चा, इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है कि 16,000 एकड़ इलीगली ट्रांसफ़र किए थे बिलावल साहब ने बैरिया टाउन को, जिसकी पेमेंट पेंडिंग थी। ये और मामला असल शुरू वहाँ से हुआ था और UK की क्राइम एजेंसी ने और मलिक रियाज साहब के ख़ानदान ने, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि वो 460 मिलियन सुप्रीम कोर्ट का बिलियन का, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक रॉबरी का उसको नाम दिया था तो उसकी सेटलमेंट के लिए इनके एसेट्स भी सीज हुए थे और उनको पाकिस्तान, और उनकी सेटलमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अकाउंट नंबर मेंशन था जिसमें सब्सिक्वेंटली पैसे भी आए और आज तक नहीं पड़े हुए, जिसमें ये सजा इमरान खान को दी हुई है। तमाम हुआ। मोहम्मद सरफराज अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अली गौहर बलोच साहब, शाहिदा रहमानी साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। प्रेशियस टाइम। व्यूअर्स, अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर जरूर दीजिएगा। अब मेरा प्रोग्राम आप देखेंगे ईद के बाद। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, लेकिन ईद की खुशियों में फलस्तीनी भाइयों बहनों को मत भूलिएगा। आई विल सी यू आफ्टर ईद। अल्लाह हाफ़िज़।